तो चलिए आज उस चीज की गहराई में उतरते हैं जो हर पल हमारे ऊपर मौजूद है पर जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, हमारा वायुमंडल। हमारे पास कुछ वैज्ञानिक सामग्रियां और नोट्स हैं और आज हमारा मिशन है पृथ्वी के इस सुरक्षा कवच की परतें खोलकर देखना। ये सिर्फ हवा नहीं है बल्कि परतों का एक बहुत ही जटिल और शानदार सिस्टम है। बिल्कुल, हम इसे एक सफर की तरह देखेंगे, जमीन से शुरू करके सीधे अंतरिक्ष के किनारे तक। हाँ। इस सफर में हम जानेंगे कि क्यों सारे बादल और तूफान हमारे ठीक सर के ऊपर ही बनते हैं और क्यों कुछ किलोमीटर ऊपर जाते ही मौसम गायब हो जाता है, या फिर जिसे हम टूटता तारा कहते हैं वो असल में क्या है। सही। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्चुअल रॉकेट लॉन्च होने वाला है। तो चलिए जमीन से शुरू करते हैं, उस परत से जहां हम सांस लेते हैं, जीते हैं और जहां सारा ड्रामा होता है, शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। इसका नाम ही ट्रोपोज से आया है जिसका मतलब है मिश्रण। यहाँ सब कुछ मिला जुला है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि यही वायुमंडल की सबसे घनी परत है। सबसे घनी? हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग 99% गैसों को यही सतह के पास खींच कर रखता है। अच्छा। आप इसे वायुमंडल के महासागर की सबसे निचली, सबसे भारी सतह समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम इस महासागर में ऊपर तैरते हैं, दबाव और घनत्व कम होता जाता है और इसी घनी परत में मौसम की सारी घटनाएं होती हैं, बारिश, बादल, आंधी, तूफान, सब कुछ। दिलचस्प बात यह है कि इसकी गैसों का मिश्रण हमारे जीवन के लिए एकदम सटीक है। लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। क्या? एक आम धारणा है कि जैसे जैसे हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, हम सूरज के करीब जाते हैं तो गर्मी बढ़नी चाहिए। हाँ, ये लगता तो है। पर होता ठीक उल्टा है, ठंड बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों है? यह एक बेहतरीन सवाल है और यही वायुमंडल का सबसे बड़ा राज छिपा है। हमारा वायुमंडल एक ऐसे कंबल की तरह है जो सीधे सूरज की धूप से गर्म नहीं होता। सीधे नहीं होता? नहीं, पहले सूरज की किरणें, जिन्हें हम इंसुलेशन कहते हैं, जमीन को गर्म करती हैं। फिर जमीन उस गर्मी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस छोड़ती है और हमारा ये कंबल नीचे से गर्म होता है। अच्छा, तो गर्मी का असली सोर्स जमीन है, सूरज नहीं। इसीलिए जैसे जैसे हम इस कंबल में ऊपर जाते हैं, हम गर्मी के सोर्स से दूर होते जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है। बिल्कुल। इसे ही लैप्स रेट या ह्रास दर कहते हैं, है ना? एकदम सही। औसतन हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। और इसी कंबल में कुछ खास गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, जो इस जमीनी गर्मी को पूरी तरह अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। इनके बिना पृथ्वी एक बर्फीला गोला होती, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने पर यही कंबल हमें जरूरत से ज्यादा गर्म करने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अच्छा, मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि पायलट हमेशा एक खास ऊंचाई करीब 35,000 फीट पर ही उड़ान भरते हैं। क्या वो और ऊपर या नीचे नहीं जा सकते? वो 35,000 फीट की ऊंचाई इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो एक स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट? हाँ, उस ऊंचाई पर वे क्षोभ मंडल के इस तूफानी बादलों वाले मौसम से ठीक ऊपर निकल जाते हैं और अगली परत में पहुंच जाते हैं, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। तो मतलब शोभ मंडल की ऊपरी सीमा, जिसे ट्रोपोपॉज कहते हैं, उसे पार करते ही दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल। तो कैसी है ये दूसरी दुनिया, समताप मंडल? ये एक शांत हाईवे की तरह है। यहाँ कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई बारिश नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, सब कुछ एकदम स्थिर। इसीलिए विमानों का सफर यहाँ इतना शांत और आरामदायक होता है। साथ ही यहाँ हवा पतली होती है, जिससे विमान को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और ईंधन भी बचता है। लेकिन यहाँ तापमान का पैटर्न फिर से उल्टा हो जाता है। शोभ मंडल में जहाँ ऊंचाई के साथ ठंड बढ़ रही थी, वहीं समताप मंडल में ऊंचाई के साथ गर्मी बढ़ने लगती है। यहाँ हीटिंग का कौन सा नया मैकेनिज्म काम कर रहा है? यहाँ हीटिंग का कारण है एक खास मेहमान, ओजोन परत। ओजोन? हाँ, 30-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक पतली परत मौजूद है जो सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी मतलब यूवी किरणों को सोख लेती है। ये सोखने की प्रक्रिया ही इस परत को गर्म करती है। ये सोचना कितना अजीब है कि हमारे और सूरज की खतरनाक किरणों के बीच ओजोन गैस की एक बहुत ही पतली परत है। ये पृथ्वी का अपना सनस्क्रीन है। बिल्कुल। जिससे हम इंसानों ने एक समय पर लगभग खत्म ही कर दिया था। हाँ, और इसी वजह से ये परत ऊपर से गर्म होती है, जहां यूवी किरणें सबसे पहले टकराती हैं। तो हमने देखा क्षोभ मंडल नीचे से गर्म होता है और समताप मंडल ऊपर से। ठीक है, तो अगर हवाई जहाज के लिए समताप मंडल इतना शानदार और शांत है, तो वो और ऊपर क्यों नहीं जाते? हमारे कॉन्सेप्चुअल रॉकेट को आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है? खैर, अगली परत में एक नई और बेहद ठंडी चुनौती इंतजार कर रही है। अच्छा? हम लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पार करके अब वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह में प्रवेश कर रहे हैं, मध्यमंडल यानी मीसोस्फीयर में। सबसे ठंडी? हम तो अभी गर्म हो रहे थे। यहाँ तापमान कितना नीचे जा सकता है? यहाँ तापमान फिर से तेजी से गिरता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। -100? हाँ, इसकी वजह यह है कि यहाँ ओजोन जैसी कोई गैस नहीं है जो सूरज की ऊर्जा सोख सके, और हवा इतनी पतली है कि जमीन की गर्मी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ये बस अपनी गर्मी अंतरिक्ष में खोता रहता है। बाप रे, -100 डिग्री! ये तो कल्पना से भी परे है। लेकिन मैंने सुना है कि एक बहुत ही रोमांचक घटना इसी परत में होती है। आप उल्कापिंडों की बात कर रही हैं? हाँ, तो जिसे हम टूटता तारा देखकर कोई विश मांगते हैं, वो असल में अंतरिक्ष से आया एक पत्थर है जो हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत में जल रहा है। बिल्कुल। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सबसे ठंडी जगह पर आग कैसे लग सकती है? ये कमाल का सवाल है। वो आग वहाँ की गर्मी की वजह से नहीं लगती। तो फिर? जब कोई उल्कापिंड 50,000 या 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस परत में घुसता है, तो हवा के कणों के साथ उसका जबरदस्त घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है। घर्षण से? हाँ, इस घर्षण से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि वो पत्थर जलकर राख हो जाता है। ये परत एक तरह से हमारी ब्रह्मांडीय ढाल है जो रोजाना हजारों ऐसे पत्थरों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देती है। वाह, मतलब हर रात आसमान में दिखने वाला वो फायरवर्क शो असल में पृथ्वी के सुरक्षा तंत्र का कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, इस बर्फीली ढाल के बाद हमारे सफर में आगे क्या है? क्या अब ठंड और बढ़ेगी? नहीं, अब एक और नाटकीय मोड़ आने वाला है।
हम 85 किलोमीटर की ऊंचाई पार कर रहे हैं और अब हम वायुमंडल की सबसे गर्म परत में दाखिल हो रहे हैं, तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर। एक मिनट, सबसे गर्म? -100 डिग्री से सीधे सबसे गर्म परत में? ये तापमान का उतार चढ़ाव तो किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा है तो लेकिन यहाँ हवा तो लगभग न के बराबर होगी, तो कोई चीज गर्म कैसे हो सकती है? यहाँ गर्मी का मतलब थोड़ा अलग है। देखिए, तापमान का मतलब होता है कणों की गति। हाँ। इस ऊंचाई पर सूरज की एक्सरे और यूवी किरणें सीधे गैस के कणों से टकराती हैं और उन्हें बहुत तेजी से दौड़ाती हैं, जिससे तकनीकी रूप से तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकता है। 1000 डिग्री? हाँ, पर अगर आप वहां अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको ठंडी लगेगी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कण इतने दूर दूर हैं कि गर्मी महसूस करवाने के लिए वे आपके हाथ से पर्याप्त संख्या में टकराएंगे ही नहीं। ये एक खाली ओवन की तरह है जिसे बहुत गर्म पर सेट किया गया है, लेकिन अंदर हवा ही नहीं है। ओह, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रेत गर्मी है। इस परत को आयनोमंडल, आयोनोस्फीयर भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि सूरज की ऊर्जा यहाँ गैसों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, जिससे वे चार्ज होकर आयन बन जाते हैं। और ये आयन हमारे लिए बहुत काम के हैं। कैसे? ये आयन एक विशालकाय शीशे की तरह काम करते हैं। पृथ्वी से भेजी गई AM रेडियो तरंगें इन्हीं आयनों से टकराकर वापस दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंचती हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि रात में आप अपनी कार के रेडियो पर कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर के स्टेशन सुन पाते हैं। बिल्कुल। दिन में सूरज की ऊर्जा ज्यादा होने से ये परत मजबूत होती है और सिग्नलों को सोख लेती है, लेकिन रात में कमजोर होने पर ये उन्हें परावर्तित करती है। ये तो कमाल है। और आसमान में दिखने वाली वो जादुई ऑरोरा लाइट्स भी यहीं बनती हैं। एकदम सही। जब सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स इन आयनों से टकराते हैं तो वो खूबसूरत हरी, गुलाबी और नीली रोशनी पैदा करते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जानते हैं। तो अब तक हम मौसम की भट्टी से निकले, शांत हाईवे पर चले, एक बर्फीले कब्रिस्तान से गुजरे और अब एक अदृश्य रेडियो मिरर और लाइट शो के बीच हैं। क्या हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं? लगभग। अब हम आखिरी दहलीज पर हैं। तापमंडल के बाद शुरू होता है बहिर्मंडल यानी एग्जॉस्फेयर। बहिर्मंडल? ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच का एक लंबा धीमा अलविदा है। लंबा धीमा अलविदा, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ अणु एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि वो आपस में टकराते भी नहीं, वो बस अपनी गति से तैरते रहते हैं। अच्छा। कुछ कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से हमेशा के लिए छूटकर अंतरिक्ष में खो जाते हैं। ये वो जगह है जहां हमारा ग्रह धीरे धीरे ब्रह्मांड में सांस छोड़ता है। और हमारे सैटेलाइट्स वो यहीं पर रहते हैं, है ना? जी हाँ, जितने भी कम्युनिकेशन और GPS सैटेलाइट्स हैं वो इसी लगभग खाली जगह में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये वायुमंडल की आखिरी सीमा है, जिसके बाद सिर्फ अंतरिक्ष का अनंत विस्तार है। तो हमने ये पूरा सफर तय कर लिया। हमने देखा कि तापमान का पैटर्न कितना अजीब है। शोभमंडल में घटता है, समतापमंडल में बढ़ता है, फिर मध्यमंडल में तेजी से घटता है और तापमंडल में फिर आसमान छूने लगता है। ये एक जिगजैग पैटर्न है। ये पूरी संरचना दिखाती है कि हमारा वायुमंडल कितना जटिल, गतिशील और संतुलित है। हर परत की एक खास भूमिका है। एक परत मौसम बनाती है, तो दूसरी हमें यूवी किरणों से बचाती है, तीसरी हमें उल्कापिंडों से सुरक्षा देती है, और चौथी हमारे संचार को संभव बनाती है। ये सब मिलकर पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन करते हैं। यह वाकई एक नाजुक संतुलन पर काम करने वाले विशालकाय लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा है। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार है। जब ये पूरा संतुलन इतने सटीक संतुलन पर काम करता है, तो इन परतों की गैसों की संरचना में हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे बदलावों का इस ग्रह की जलवायु पर कितना गहरा और शायद अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है।